Welcome back, students. Today we will discuss our chapter The Tale of Malan City. This is the last chapter of your book Snapshot. Now we will start. This is a very interesting story, and the name of the story is The Tale of Malan City. Tale means story, means कहानी, एंड मैलन इज़ जो आप सामने देख रहे हैं पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैलन है। कैसे एक मैलन जो है वो किसी राज्य का राजा बनता है, किसी सिटी का जो है राजा बन जाता है, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ ए ह्यूमरस पोएम विच शोज़ हाउ स्टूपिड द किंग, द मिनिस्टर्स एंड द पीपल ऑफ ए सर्टेन किंगडम वर। Now we will start our summary. The major character in this chapter is only the king. Now we will start the summary of Tale of Malan City. A king ruled over a city. He was just king, was always cool. एक राजा किसी नगर पर राज्य किया करता था। वह एक न्यायप्रिय राजा था और सदा शांत रहता था। He ordered that a temple arch should be built across the major thoroughfare of his kingdom. उसने आदेश दिया कि उसके राज्य में मुख्य पथ पर, मुख्य रास्ते पर एक विजय मेहराब बनाई जाए। ये राज्य था जिसके ऊपर की राजा जो है वो राज्य किया करता था। इस राज्य में जो राजा थे, राजा बहुत ही शांत और बहुत ही न्यायप्रिय थे, यानी कि हर तरह से लोगों को न्याय देने में सक्षम थे और साथ ही न्याय के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। नेक्स्ट, इन्होंने ऑर्डर दिया कि उनके राज्य में जो मेन रास्ता है उसके ऊपर एक जो है ट्रम्पल आर्क बनाई जाए। आर्क क्या होती है? तो इस तरह की जो ये बनी हुई है, ये क्या है? ये आर्क है, इसी को आर्क बोला गया है। नेक्स्ट, द वर्कमैन बिल्ट द आर्क एज डिजायर्ड बाय द किंग। और जो भी कारीगर थे, कारीगरों ने क्या किया कि बिल्कुल वैसी ही आर्क बना दी जैसी राजा की इच्छा थी। But when the king rode through that arc, his crown hit against it and was knocked down. लेकिन जब राजा अपने जो है सवार हुआ और सवार होके वहाँ से जो है निकला, जब अपने हाथी पर सवार होकर जो है वो उस मेहराब के नीचे से, उस आर्क के नीचे से गुजरा, तो उसका ताज जो है वो एकदम से टकरा गया। किससे? उस आर्क से। और ताज जैसे ही आर्क से टकराया तो जो उनका ताज है वो एकदम नीचे गिर पड़ा। At once a frown appeared on the calm face of the king. और फिर क्या कि तुरंत ही क्या हुआ कि राजा के शांत चेहरे पर तुरंत ही उसके जो गुस्सा है वो साफ नजर आने लगा। क्यों? क्योंकि ही फेल्ट डिसग्रेस्ड। अब क्यों उसको गुस्सा एकदम से आ गया? क्योंकि उसने स्वयं को अपमानित महसूस किया। उसे ऐसा लगा कि उसकी इंसल्ट हो गई है। ही ऑर्डर्ड द चीफ ऑफ द बिल्डर्स टू बी हैंग्ड। उसने तुरंत ही क्या किया कि कारीगरों को वहाँ पे बुलाया, जिन्होंने कि क्या किया था, उसने आदेश दिया कि जो भी कारीगर के मुखिया जो थे, यानी कि जो मेन ठेकेदार था, उसको बुलाया और उसको फांसी पर लटकाए जाने की सज़ा उन्होंने दे दी। नेक्स्ट, द रोप एंड द गैलोज वर अरेंज्ड फॉर द हैंगिंग। और फिर क्या हुआ कि जो फांसी के लिए रस्सी और तख्ते का जो अरेंजमेंट है वो किया गया। When the chief builders were being laid there, he cried out as he passed by the king, "O king, it was the workman's fault."
लेकिन जब चीफ बिल्डर को वहाँ पे लाया गया तो क्या हुआ कि जब उसे वहाँ लाया जा रहा था तो वह चिल्ला उठा और उसने राजा से कहा कि क्या कहा कि हे राजा, यह मेरा नहीं बल्कि मज़दूरों का दोष है, यानी कि जो फॉल्ट है, जो गलती है वो मेरी नहीं है बल्कि किसकी है, मज़दूरों की गलती है। क्योंकि वो क्या था, चीफ बिल्डर यानी कि ठेकेदार जो था वो कहता है कि मेरी गलती नहीं है इसमें कि आर्क ऐसी बनी है जिससे कि आपका क्राउन नीचे गिरा और आपकी इंसल्ट हुई। इसमें गलती है किसकी, तो गलती है उन मज़दूरों की जिन्होंने कि इसे बनाया है। The king at once stopped the proceeding and said, I must have all the workmen hanged instead. और राजा ने तुरंत ही अपनी जो प्रोसीजर था उसको रोक दिया। ये कौन सा प्रोसीजर, जिसमें कि फांसी दी जानी थी किसको, जो चीफ बिल्डर था उसको। तो उसने तुरंत ही उस प्रपोजल को, उस प्रोसीजर को रोका और कहा, क्या कहा कि आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड, कि मुझे इसके बजाय सभी मज़दूरों को फांसी पर लटकाना चाहिए। किसकी बजाय, चीफ बिल्डर की बजाय। ऑन हियरिंग दिस द वर्कमैन वर मच सरप्राइज्ड, दे सेड इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट बिकॉज द ब्रिक्स हैड बीन मेड ऑफ रॉन्ग साइज। अब मज़दूरों ने कहा कि सर हमारी कोई गलती नहीं है। क्यों, क्योंकि मज़दूर भी ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए और उन्होंने कहा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उन्होंने तो आर्क सही बनाई थी। अगर ईंटें जो है वो अगर गलत आकार की नहीं बनाई गई होती तो आर्क कभी भी गलत नहीं बनती, और गलत नहीं बनती तो क्या नहीं होता कि आपका क्राउन जो है वो नहीं गिरता और आपकी इंसल्ट नहीं होती। मीन्स क्या कि सबसे पहले चीफ जो बिल्डर है उसको बुलाया गया। चीफ बिल्डर को बुलाने के बाद उसने कहा कि देखिए मेरी गलती नहीं है बल्कि मज़दूरों की गलती है। मज़दूरों को बुलाया गया तो मज़दूरों ने कहा कि सर हमारी गलती नहीं है, गलती किसकी है, जो ब्रिक बनाने वाला है ना, जो ईंटें बनाने वाला है उसकी गलती है। सो द मैशंस वर समन्ड, इसलिए क्या किया गया, राजमिस्त्रियों को बुलाया गया। दे सैड इट वॉज द आर्किटेक्ट फॉल्ट नॉट देयर्स। अब वहाँ पे क्या किया गया कि राजमिस्त्रियों को बुलाया, और राजमिस्त्रियों को जब बुलाया राजमिस्त्री को जब वहाँ पे बुलाया गया तो वो कांपते हुए राजा के सामने अपने हाथ जोड़कर खड़ा रहा और उसने कहा कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि गलती किसकी है, उस आर्किटेक्चर की है। आर्किटेक्चर क्या होता है, वास्तुकार, जिसने कि ईंटों का जो है खाका मैप बना के दिया था कि कैसी ईंटें बनेंगी, तो उसकी गलती है क्योंकि उसने ऐसी ईंटों का आकार बनाने के लिए कहा, तभी की ईंटें गलत बनी, और गलत ईंटें बनी तो मज़दूरों ने गलत तरीके से लगाई, और गलत तरीके से लगाई तो क्या कि आपकी जो क्राउन है वो गिर गया और उस कारण आपकी इंसल्ट हुई। नेक्स्ट, दे सैड इट वॉज द आर्किटेक्ट फॉल्ट नॉट देयर्स। और जैसे ही मतलब जो आर्किटेक्ट है उसे बुलाया गया तो आर्किटेक्ट ने क्या कहा, ही सेड दैट द किंग हिमसेल्फ हैड मेड सर्टेन चेंजेस इन द प्लान। जब आर्किटेक्ट को वहाँ पे बुलाया गया तो आर्किटेक्ट ने कहा, क्या कहा कि सर मेरी गलती नहीं है। क्यों मेरी गलती नहीं है, क्योंकि उसने कहा कि राजा ही था जिसने कि जो प्लान था यानी कि जो मैप बनाया गया था ब्रिक्स के लिए उसमें चेंजेस किए थे। अब राजा यहाँ पर बिल्कुल जो है उलझन में पड़ जाते हैं पूरी तरह से। क्यों, क्योंकि अब पूरी तरह से बात आ गई किसके ऊपर, राजा के ऊपर। सबसे पहले क्या कहा गया, राजा जाते हैं अपनी आर्क को देखने के लिए। आर्क को देखने जाते हैं तो क्या होता है कि राजा का जो मुकुट है वो टकरा जाता है। किससे टकरा जाता है, आर्क से। राजा को इससे इंसल्टिंग फील होता है। इंसल्टिंग फील होता है तो वो वहाँ पे किसको बुलाते हैं, जो वहाँ पे जो चीफ आर्किटेक्चर था उसको बुलाते हैं और उसको फांसी पर लटकाने के लिए बोलते हैं। लेकिन जो चीफ जो आर्किटेक्चर है वो कहता है कि नहीं, आर्किटेक्ट है वो बोलता है कि नहीं उसमें उसकी गलती नहीं है, क्योंकि गलती किसकी है, मज़दूरों की है। मज़दूर जो है वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाते हैं। अब मज़दूर भी क्या करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, चीफ
आर्किटेक्ट हैं और ये जो है वो मज़दूर हैं जिनका जो नाम है वो चीफ आर्किटेक्ट के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट, अब जो राजा है वो कहता है कि ठीक है, एक काम करो, इन मज़दूरों को ही फांसी दे दो। तो जो मज़दूर है वो कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है, जिसने कि इन ईंटें बनाई थी। अब ईंटें जो बनाने वाले को बुलाया जाता है, जब ईंटें बनाने वाले को बुलाया जाता है तो ईंटें बनाने वाला जो है वो कहता है कि उसकी गलती नहीं है, गलती किसकी है, उस ईंटों का मैप बनाने वाले की गलती है। तो नेक्स्ट, अब हम आगे देखते हैं। नाउ द किंग स्टूड कन्फ्यूज्ड। अब राजा पूरी तरह से उलझन में पड़ गया। ही सैड दैट इट वॉज ए ट्रिकी अफेयर एंड ही नीडेड सम काउंसल। और उसने कहा कि यह एक बड़ा उलझाने वाला मसला है और उसे किसी के सलाह की ज़रूरत है। सो ही ऑर्डर्ड दैट द वाइजेस्ट मैन इन हिज किंगडम शुड बी ब्रॉट टू हिम। दे फाउंड ए मैन हु वॉज सो ओल्ड दैट ही कुड नाइदर वॉक और नॉर सी। They thought he was the wisest and carried him to the king. The old man spoke in a trembling voice. He said that it was the ark that had hanged the crown off, so it was the real culprit and deserved to be hanged. इसलिए राजा ने अपने जो आदमी थे उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि राज्य में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसे राजा के पास लाया जाए ताकि वो इस मसले में उसे परामर्श दे सके कि आखिर गलती किसकी है और किसको फांसी पर चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट, राजा जो है इस तरह से अपने जो गुस्से में अपने जो भी उसके सैनिक हैं उन सभी को सबसे बुद्धिमान आदमी को राज्य में से ढूंढ कर लाने के लिए कहते हैं। जो वहाँ पे सैनिक हैं, जो लोग वहाँ के हैं, वो ढूंढ कर लाते हैं किसको, एक ऐसा आदमी उन्होंने ढूंढा जो कि इतना बूढ़ा था कि वह न तो चल सकता था और न ही देख सकता था। उनको क्या लगा कि उनको ऐसा लगा, उन्होंने सोचा कि वही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है और इसलिए वो उसको उठाकर कहाँ पर ले आए, राजा के पास ले आए उस बूढ़े व्यक्ति को। बूढ़े आदमी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला और उसने कहा कि गलती किसी की नहीं है, गलती किसकी है, उस मेहराब की है, उस आर्क की है। यानी कि किसकी, वो कहते हैं कि इस वाली आर्क की गलती है और इसे ही क्या करना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। ये रॉप बनी हुई है, ये रॉप यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, तो ये रॉप बनी हुई है। नेक्स्ट, बट देन ए काउंसलर सेड it would be shameful to hang a thing that had touched the king's head. लेकिन तभी एक काउंसलर ने, सभासद ने बोलते हुए कहा कि ऐसी चीज़ को फांसी पर लटकाना क्या एक बहुत ही शेमफुल थिंग नहीं होगी, शर्मनाक बात नहीं होगी कि जिसने कि राजा के सिर को छुआ है, यानी कि राजा के सिर को जिसने छू लिया, क्या एक इतनी महान चीज़ को फांसी पर लटकाना कोई शर्मनाक बात नहीं होगी? क्या ऐसा नहीं है? मीन्स एक इतनी सम्मानजनक चीज़ जिसने कि राजा के मुकुट को छुआ था, क्या हमें उस चीज़ को फांसी लगानी चाहिए? तो ये जो यहाँ पे काउंसलर जो है वो इस क्वेश्चन को रेज करते हैं। ये जो काउंसलर है वो इस क्वेश्चन को रेज करते हैं कि क्या हमें एक इस तरह की इतनी शानदार चीज़ को जो है क्या करना चाहिए कि उस फांसी पर लटकाना चाहिए। नेक्स्ट, The king agreed with what the counselor had said, but the crowd had become restless by then. They had started grumbling. अब राजा उस बात से सहमत था जो सभासद ने कही, लेकिन तब तक भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा उतावली हो चुकी थी न्याय के लिए और वे आपस में बड़बड़ करने लगे थे। Gathered there because they had gathered there to see the hanging. क्योंकि भीड़ जितनी भी थी वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए इकट्ठा हुई थी
ताकि वो फांसी लटकाने वाले दृश्य को देख सकें। ऑन सीइंग द मूड ऑफ द क्राउड द किंग ट्रम्बल्ड इन फियर, और भीड़ के मिजाज को देखते हुए राजा डर से कांप उठा। He said that the finer points related to the guilt could be postponed, but someone had to be hanged immediately. उसने कहा कि अपराध के विषय में बारीकी की बातों का विचार बाद में किया जाएगा कि आखिर गलती किसकी है और किसकी नहीं, लेकिन अभी के लिए भीड़ को शांत करने के लिए क्या करना होगा, किसी न किसी को तो तुरंत फांसी पर चढ़ाना होगा। यानी गलती किसके वो बाद में देख लेंगे, अभी तो क्या करिए, किसी को फांसी के लिए लेकर आइए। So the noose was set up. It was a little high. Each man was measured one after the other. There were only one man that was tall enough to fit the noose. And that was the king himself. Therefore the king was hanged by his own orders. राजा ने क्या कहा, गलती किसकी है किसकी नहीं ये बात हम बाद में सोचेंगे, अभी के लिए तो किसी न किसी को फांसी पर जो है चढ़ाया जाए, फांसी लगाई जाए किसी न किसी को। तो अब लोगों ने, राजा ने ऑर्डर दिया कि भाई एक काम करो, यहाँ पे जो फंदा है इसको नूज हम लोग बोलते हैं, नूज इसको बोला जाता है। तो राजा ने कहा कि भाई नूज को सेट किया जाए और जो भी इस नूज पे फिट बैठ जाएगा ना उसी को हम लोग क्या कर देंगे, फांसी लगा देंगे, चाहे उसकी गलती है नहीं है, गलती किसकी है ये हम लोग बाद में सोचेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ हमें क्या करना है कि जो इस फंदे पे फिट बैठेगा उसी को हमने फांसी लगानी है ताकि भीड़ जो है वो भड़के ना। नेक्स्ट, अब क्या किया गया कि वहाँ एक फंदा जो था वो लगाया गया, एक एक करके सभी व्यक्तियों को उससे नापा गया, ठीक है, कि कौन इस पे सही फिट बैठता है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। वहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कि कद के हिसाब से फंदे तक ठीक आ सकता था, और वो कौन था, खुद राजा था जो कि उस फंदे पर बिल्कुल सही आया था। इसलिए राजा को उसके ही आदेश से फांसी पर लटका दिया गया। The ministers were thankful that someone at the last had been found to be hanged, or else the unruly crowd would have turned against the king. They shouted, "Long live the king! The king is dead!" They did not understand what they said, but were not worried much about it. अब मंत्री इस बात के लिए धन्यवाद कर रहे थे कि आखिर कोई ना कोई तो फांसी पर लटकाने के लिए उन्हें मिल ही गया, अन्यथा आज क्या हो जाता, भीड़ जो है वो गुस्से में आ जाती और राजा के विरुद्ध हो जाती। मीन्स किसी में भी इतनी समझ नहीं है वहाँ पे कि जो राजा है वो रहा ही नहीं, तो उसके बजाय वो जिंदा रहता और विरोध को झेलता, तो वो कहीं मच बेटर था जो कि उन्होंने वहाँ पे फैसला लिया। और वो सभी ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगे, राजा चिरंजीव हो और राजा मर गया है। वे समझ नहीं रहे थे कि वे क्या कह रहे थे, किंतु वे इस बारे में अधिक चिंतित नहीं थे। Being practical minded, they at once sent out messengers to proclaim in the name of king that the next to pass the city gate would choose the ruler of the state, and then one chosen by him would be enforced as the king with due ceremony. और उसके बाद मंत्रियों ने बड़े ही व्यवहारिक होते हुए उन्होंने तुरंत ही अपने पहले वाले राजा के नाम पर यह घोषणा करने के लिए दूत को भेज दिया, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। ये जो दूत है वहाँ पे ये प्रोक्लेमेशन के लिए वहाँ पे गया है, यानी कि किसके लिए, वहाँ पे जो है घोषणा करने के लिए वहाँ पे जाता है। और घोषणा जी जो है वो किस लिए की जाती है, तो घोषणा करने के लिए जो दूत वहाँ पे जाता है वो कहता है कि नगर द्वार से गुजरने वाला
जो भी अगला व्यक्ति होगा वो राज्य के शासक का चयन करेगा। इट मीन्स क्या कि जो आर्क वहाँ पे बनी हुई थी उस आर्क के नीचे से जो भी व्यक्ति जाएगा वही ये बताएगा कि अगला राजा आखिर कौन होगा। मीन्स इतने बड़े स्तर पर जो है घोषणा की जा रही है कि भाई जो सबसे पहले इसके नीचे से जाएगा, इस आर्क के नीचे से, वही राजा बनेगा। तो अगर रियलिटी में प्रैक्टिकल तरीके से किया जाए तो क्या होगा कि सब लोग ज़बरदस्ती से उस आर्क के नीचे से गुजरने लगेंगे, लेकिन इस राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, and the one chosen by him would be enforced as the king with due ceremony। और पूरे रीति रिवाजों के साथ में जो भी राजा उसके द्वारा उस आर्क के नीचे से गुजरने वाले पहले व्यक्ति के द्वारा चुना जाएगा तो पूरे रीति रिवाजों के साथ में उसे राजा के रूप में राजगद्दी पर बिठा दिया जाएगा। Now it happened that the one who passed by the city gate was an idiot. The guards stopped him and asked who was to be the king of the state। अब एक वहाँ पे संयोग ऐसा हुआ कि नगर के द्वार से जो सबसे पहला व्यक्ति वहाँ से गुजरा वो कौन था? एक मूर्ख था, जो वहाँ पे रास्ते के पास में उस आर्क के पास में जो द्वारपाल खड़े थे उन्होंने उसको रोक लिया और उससे पूछा कि राज्य का राजा कौन होना चाहिए। अब जनरल सी बात है, यदि आप और हम होते तो किसका नाम लेते? अपना ही नाम लेते। मीन्स हमसे पूछा जाए कि बताइए कि अगले पीएम कौन बनेगा, आप बताएंगे, उसी को हम पीएम बना देंगे। सबसे पहले हम किसका नाम लेंगे? अपना नाम लेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। A melon, because it was his, the idiot replied, a melon, because it was his standard answer to all the question. He liked melon so much। और क्योंकि उसने मूर्ख ने उत्तर दिया कि कौन अगला राजा होगा? एक खरबूजा, क्योंकि वह प्रत्येक प्रश्न का यही उत्तर दिया करता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसे खरबूजे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। The ministers crowned a melon and said, "You are now our king." They carried the melon to the throne and set it down with all respect। अब जैसे ही उस इडियट से पूछा गया उसने आंसर दे दिया कि भाई अगला राजा जो है वो कौन बनेगा? मेलन, क्योंकि उसे मेलन ही बहुत ज़्यादा पसंद था। लोग भी वहाँ के इतने ही अच्छे थे, उन्होंने क्या किया कि मेलन को ही ताज पहना दिया, उस मेलन को ही, खरबूजे को ही ताज पहना दिया और उसी को ताज पहनाकर जो है वो क्या कर दिया कि राजगद्दी पर सिंहासन तक ले गए और पूरे सम्मान के साथ में उसे वहाँ पर बिठा दिया। This happened many years ago. Now, if anyone asks those people how they came to have a melon as their king, they say that it was the king's own choice what he wanted to be, and they had nothing to do with it as long as their own peace and liberty were not disturbed. Thus, the principle of laissez-faire were वेल एस्टेब्लिश इन दैट स्टेट। और यह बात कई सालों पहले की है। अब यदि कोई उनसे यह पूछता है कि एक खरबूजा उनका राजा कैसे बन गया था, तो वे कहते हैं कि राजा की अपनी इच्छा होती है और वह क्या बनना चाहता है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं होता, जब तक कि उनकी अपनी खुद की निजी शांति और आज़ादी में कोई खलल, कोई दखल ना आए तब तक। इस तरह से पूरी निजी स्वतंत्रता का सिद्धांत उस राज्य में पक्के तौर पर स्थापित हो गया। अब हम इस चैप्टर का मैसेज देख लेते हैं। The poem conveys a very strong message that knowledge, intelligence and wisdom are extremely important for survival. The king dies due to foolishness and disability to understand reason। कि इस पोएम में, इस चैप्टर में क्या दिखाया गया है? एक बहुत ही शानदार मैसेज जो है वो दिखाया गया है। नॉलेज, इंटेलिजेंसी और विजडम जो है वो किसी भी, चाहे वो कोई पर्सन है
और चाहे वो कोई भी जो है कोई भी थिंग है, उनके लिए स्पेशली पर्सन्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि वो सर्वाइव करना चाहते हैं इस अर्थ पे तो उनके पास नॉलेज होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए और विजडम भी होनी चाहिए। जो किंग है डाइज ड्यू टू हिज फुलिशनेस, अपनी मूर्खता की वजह से मरता है, एंड द डिसएबिलिटी टू अंडरस्टैंड रीज़न, और उसकी ना समझी की वजह से, कारण ना समझने की वजह से मरता है। इवन द पीपल ऑफ द कंट्री वर लेफ्ट विद ए मैलन एज देयर किंग ड्यू टू देयर अनमाइंडफुल बिहेवियर, यहाँ तक कि जो लोग हैं वो भी एक ऐसे राजा यानी कि एक मैलन राजा के साथ में रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने अनमाइंडफुल बिहेवियर की वजह से। तो आपको ये जो मैसेज है, ये चैप्टर इस चैप्टर का, इस पोएम का जो मैसेज है टेल ऑफ मैलन सिटी, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है।